हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मसूद साहब। बैंकर हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, बट फॉर दोज हु डोंट नो, ही इज़ प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब. He's been employed at senior positions at multinational banks across Pakistan and abroad as well, and someone who has a very deep sense of understanding of Pakistan's economy. और उसके ऊपर जो है आज मैंने कहा कि बात की जाए, क्योंकि इनका कुछ दिनों पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी आया था। लिखते तो वैसे ही बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये वाला इट वाज क्लोजर टू माय हार्ट एंड क्लोजर टू द ऑडियंसेस हार्ट, आई वुड से, कि इस पॉडकास्ट में हम बात कर चुके हैं कैश इकोनॉमी की, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो उस आर्टिकल का टाइटल था ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द कैश इकोनॉमी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो उस पर बात करेंगे, रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट का मसला क्या है, विल हियर फ्रॉम अ बैंकर, द बैंकर्स पर्सपेक्टिव ऑन दिस, के क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता कैसे है पाकिस्तान में। तो जफर साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला, एंड वेलकम टू पाकिस्तानमी। Thank you, Uzair. It's really an honor for me to be in this podcast with you. As I was telling you offline as well, I'm a huge fan of your contributions in your work. So keep doing them, please. You're doing a big service to Pakistan, really, with all your efforts. It's really a pleasure to be here today with you. Thank you so much, and I think that means a lot coming from you. Or in this podcast, I try to go a bit into English and Urdu, so I hope that's okay if we keep switching back and forth. लेकिन सवाल शुरुआत जो है इधर से करते हैं कि आपने ये जो मजमून लिखा, को ऑथर किया, इस पे बात भी हुई सोशल मीडिया पे, कि कैश इकोनॉमी को किस तरह कम करना चाहिए, क्या इश्यूज हैं। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में लोग अंग्रेजी अखबार वैसे ही थोड़ा कम पढ़ते हैं, तो पहले आप जरा अपना फ्रेमवर्क बता दें कि क्यों जरूरी है पाकिस्तान के जी लिए कि वो कैश इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़े। जी, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। और मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर एक रिसर्च बेस्ड एक आर्टिकल की जरूरत थी. इट वाज अ रिलेटिवली लॉन्गर आर्टिकल देन यू नॉर्मली कम अक्रॉस इन एंड स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर लाइक डॉन. वो तो अकोमोडेट ही नहीं करता लॉन्गर आर्टिकल. But in our case, he's been very kind. He accommodated 2,600 words the article. The motivation of this article, by the way, really goes to Salim Raza Saab. Salim Raza Saab is our senior. We work very closely with him. And he has been after me कि यार इसके ऊपर कुछ research करते हैं और काम करते हैं. तो Saim Ali, who's our chief economist, and myself, we started working on it. It took us 2 months. And we figured out, and frankly speaking, Uzair, when we started working on this, we didn't realize कि ये कितना बड़ा नासूर एक हमारे पास हमारे सिस्टम में मौजूद है. और शायद हम उसको उस तरह रिकग्नाइज नहीं कर रहे जिस तरह हमें करना चाहिए. To be honest with you, you have been talking about it a lot. Others like Amar and Khurram and everybody has been talking about it. But I think ग़ालिबन हमें उस तरह की realization नहीं थी. Only when we started getting into the whole thing, we realized कि इसकी वजह से कितनी हमारी problems जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. हमने फिर कोशिश की कि इसके सोल्यूशन भी निकालें. फ्रैंकली सोल्यूशन निकालना तो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल चीजें हैं. हमने कोशिश की है कि अपना आर्टिकल में वो डालें, एंड आई विल लाइक टू शेयर दोज विद यू एज वेल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ज्यादा जो आपका, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, I know in your earlier podcast as well, there has been a talk about this. हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, वो ये मनी सप्लाई का एलिमेंट है. और उसमें से मनी सप्लाई का जो पोर्शन, इत्तेफाक की बात है, जस्ट अ कोइंसिडेंस बाय द वे, कि जो हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन व्हिच इज सपोज्ड टू बी क्वांटिटेटिव ईजिंग, अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू गो, हमने वही पैसे साइकिल करके गवर्नमेंट के पास वापस आ जाती है. तो क्वांटिटेटिव ईजिंग तो कहीं से नहीं है, बट नेवरदलेस वो आइडिया यही होता है. और उसके बिल्कुल बराबर जो है वो अब आके खड़ा हो गया है हमारा कैश इन सर्कुलेशन. सो जो कैश इन सर्कुलेशन जो है वो मैं पर्पसली अपने आर्टिकल में मेंशन किया था, बिकॉज करेंसी इन सर्कुलेशन में कुछ और भी पीसेस ऑफ करेंसी आ जाते हैं, जिस तरह वो पर्ची वाला पूरा मामला है जो हमने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, एंड आई एक्सपैंड ऑन इट लिटिल लेटर. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये हमारे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, और नेगेटिव रोल प्ले करते हैं. अगर मैं रीजन का भी देखता हूँ इन्फ्लेशन, तो मैं भी आज ही देख रहा था, वो 8.1% के आसपास है एवरेज इन्फ्लेशन नंबर. और पाकिस्तान में 29%, 3 मंथ्स इज 29%.
तो रनअवे इन्फ्लेशन जो है ना, उसकी बहुत बड़ी रीजन जो है ये मनी सप्लाई है, और जो ये मनी इन सर्कुलेशन है, जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, दैट इज आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिस होल थिंग। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो पूरा का पूरा आपका इन्फ्लेशन का मामला है, इसी ने आपके सारे मसाइल खराब करने शुरू कर दिए हैं ऑन योर फिजिकल साइड। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, उसकी इफेक्टिवनेस क्वेश्चन हो गई है। बिकॉज अगर आपका डिपॉजिट का तकरीबन 30% हिस्सा जो है वो बाहर है आउट ऑफ योर डिपॉजिट्स, तो ये किस तरह मामला चलेगा, आप किस तरह डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे? डेटा की ऑथेंटिसिटी पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी क्वेश्चन है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक और नासूर जो हमारे सर पे सवार हो गया है, इसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हमारे मैटर में। इस हुआ पे ये है एक, उजैर। अगर एक मैं क्विक फॉलो अप पूछ लूं, क्योंकि आपने मॉनेटरी पॉलिसी का भी जिक्र किया, आपकी रिसर्च के मुताबिक देन वुड इट आल्सो बी फेयर टू से कि ये फिर कैश इन सर्कुलेशन, मनी सप्लाई की ग्रोथ फिर एक्सचेंज रेट पे भी इम्पैक्ट लाती है, व्हिच देन इज एब्सोल्युटली, इन्फ्लेशनरी एज वेल, राइट? दैट्स एग्जैक्टली, बिकॉज यू सी टू माय माइंड उजैर, ये सारी जो चीजें हैं हमारी करेंसी इन सर्कुलेशन जो है, कैश इन सर्कुलेशन पर से जो है, ये सब इंटरलिंक्ड है विद स्मगलिंग, विद होर्डिंग, विद करेंसी। एंड द मोमेंट देयर इज मोर कैश आउट देयर, द डिमांड फॉर डॉलर गोज अप, एंड हमारे केस में जो है वो ओपन मार्केट ड्रैग करती है टू इंटरबैंक मार्केट, नॉट द अदर वे राउंड। हालांकि अदर वे राउंड होना चाहिए उसूली तौर पे, बट दैट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू कॉम्प्लिकेशन ऑल टुगेदर। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो सबसे बड़ा आता है, वो आता ही हमारी करेंसी की वजह से है, एंड देयरफॉर इट लीड्स इनटू दिस। अच्छा। इस दो पे एक एक और क्विक क्लैरिफिकेशन, स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट किया, मेक के यूजुअली होता ही है कि इंटरबैंक जो है वो ओपन मार्केट को खींचती है। ये ऑडियंस को जरा समझा दें क्यों। मैं कोई अपना एक पॉइंट दे देता हूँ, यू कैन एलैबोरेट। ज्यादातर जी इसलिए होता है क्योंकि मुल्क जो है, ममालिक जो हैं, वो तिजारत के लिए दूसरी करेंसी इस्तेमाल करते हैं, और तिजारत बैंकिंग सिस्टम से होती है किसी भी मुल्क के मीशत के अंदर। तो वो तिजारत का हजूम इतना बड़ा होता है और रिटेल मार्केट एग्जैक्टली, छोटी सी होती है। तो बिल्कुल, टिपिकली इंटर बैंक जो है वो, एम आई राइट इन एक्सप्लेनिंग इट दिस वे? मैं समझ, ऑडियंस को ये समझ आ जाए कि एब्सोल्युटली, क्यों आपने ये पॉइंट मेक किया है। स्पॉट ऑन। सो मैं एक और स्टैटिस्टिक दे देता हूँ। 92% ऑफ द टोटल एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कम्स फ्रॉम इंटरबैंक मार्केट, 8% कम्स फ्रॉम ओपन मार्केट। एंड ओपन मार्केट के अंदर भी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां हमने कुछ कैश की ट्रांजेक्शन अलाउ की हुई हैं, जो 8% में से जब हम फर्दर डाइसेक्ट करते हैं, तो और नीचे जब आता है, तो आपकी क्लैरिटी जो सिस्टम से रिलेटेड प्योरली रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रेड रिलेटेड मैटर्स, वो बहुत थोड़ी रह जाती है as far as the open market is concerned, and that keeps on dragging the entire 92% of the market in the other direction. Why? Because the currency in circulation is out there, it's part of the hoarding and smuggling, and it results into more demand for dollars, जिससे आप फिर पैसे बाहर लेके जाते हैं, सेफ हेवन में रखवाते हैं, and so on and so forth, the complication starts. uh, uh, हमारे यहाँ हुआ ये है उजैर, इन द लास्ट 10 years हमारे जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो 12% रही है, और हमारी जो कैश इन सर्कुलेशन उसकी ग्रोथ 17% रही है। दीज आर वेरी अलार्मिंग नंबर्स। एंड हमारी जो इस वक्त मनी इन कैश इन सर्कुलेशन है वो 11% ऑफ द जीडीपी है, जबकि मैं एवरेज जब देखता हूँ इमर्जिंग मार्केट्स का, तो वो 5% से ऊपर ही जाता है। बाज जगह पे तो बाय द वे वो 2.5% भी है। वो प्लेसेस लाइक कीनिया एंड ऑल बहुत नीचे है। अफ्रीका में तो खासतौर से बहुत नीचे। मैंने वो जानबूझ के आर्टिकल में जान के वो नहीं लिखा था, बिकॉज वो कीनिया के बारे में फिर हमने आगे एक और एलैबोरेट किया हुआ था पूरा एक एलिमेंट। सो इट्स ओवरऑल, it's a it creates a lot of problems and complications in the economy. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। वी नो द प्रॉब्लम, इट्स इन्फ्लेशनरी। अल्टीमेटली आम शहरी को जब ये फील होता है, टू रैप इट अप, के इसका इशू असल कनेक्ट करता है फॉर द एवरेज सिटीजन जाके रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। आपने आर्टिकल में प्रपोजल्स भी दिए कि क्या सोल्यूशन है। केनिया की आपने बात की, अफ्रीका में डिजिटल पेमेंट्स आई, इंडिया में हमने देखा एक रेवोल्यूशन आई डिजिटल पेमेंट्स की। मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है, इस पे मैं बात भी कर चुका हूँ। तो सोल्यूशंस क्या हैं? इस कैश के मसले का क्या हल हो सकता है पाकिस्तान में? तो उजैर, जब हमने इसको एनालाइज करना शुरू किया, तो जो कोर इशू सामने हमारे आया है वो हमारा टैक्सेशन का एलिमेंट है। और जो टैक्सेशन का एलिमेंट कोर में इसलिए कह रहा हूं, बिकॉज
वहां पर हमारे पास कम से कम 3 पॉकेट्स ऐसी हैं कि जो वाइटनर बन जाती हैं। और वाइटनर का मतलब ये है कि लोग वहां से अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए अपने धन को वो यूज कर सकते हैं, जिसमें क्लासिक इज रियल स्टेट। और रियल स्टेट में भी कॉम्प्लिकेशन 2 लेवल के ऊपर है। एक तो जो वो डीसी रेट जिसको हम कहते हैं, जो मिनिमम प्राइस होती है, इस पर ट्रांजेक्शन होती है, वो भी फ्लॉड है, और उस पर टैक्सेशन भी नहीं है। सेकेंडली, ट्रांसफर टैक्सेशन जरूर है। सेकेंडली, और बाय द वे उसके अंदर भी आपका जो फाइलर और नॉन फाइलर का एलिमेंट है वो एक और रोल प्ले करता है। तो यू आर एक्चुअली इंकरेजिंग बाय दिस डिस्टिंक्शन that people use this route to whiten their money, black money. Secondly, obviously the real estate sector. I mean, 20.7% of the economy, and their contribution in our deposits is merely 3% or 4%. I mean, it's alarming number. They have kept everything outside as well. So a lot of smuggling and and currency trading takes place outside. ज्यादातर रिटेल में आपको नजर आएगी, जो ग्रोसरी शॉप्स आपको सारी इंपोर्टेड। मेरा बड़ा फेवरेट ये वो है पॉइंट, मैं सिर्फ ये एक एक जिसको कहते हैं ना कि एक मिसाल के तौर पे इसको इस्तेमाल करता हूँ कि कुत्तों का खाना। वाई? बिकॉज हम जो है अपने डॉलर खाते हैं, तो हम ना सिर्फ खुद खाते हैं, अपने डॉलर कंजम्पशन इतनी हाई है, बल्कि हम अपने कुत्तों को भी अपने डॉलर खिलाते हैं, वो भी इंपोर्टेड होता है। और वो सारा का सारा जो आता है वो ये रिटेल सेक्टर के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू आउटसाइड द सिस्टम आता है। सो दैट इज अनदर रिटेल का एलिमेंट। और तीसरा जो है उजैर, वो एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का तो मामला ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्रीकल्चर में तो हमने टैक्स लगाया हुआ है। इट इज ओनली द एजेंसी विच हैज टू कलेक्ट द टैक्स, इज रॉन्ग एजेंसी। हमने ये डीसीज को रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है कि आप जाके ये कलेक्ट करें टैक्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। एक तो उनकी जिस किस्म की वहां पर काम है, उनको उनकी उनके लिए पॉलिटिकल क्लाउड भी नहीं है, उनके कैपेसिटी भी नहीं है, और उनकी मोटिवेशन भी नहीं है टू डू दिस काइंड ऑफ कलेक्शन। तो आइदर दिस हैज टू बी डन बाय द पीआरए और इट हैज टू बी डन बाय द एफपीआर। ये तीन तो हमें ऑब्वियस वाइटनर्स नजर आते हैं जो वहां पर है। देन हमारी ज्वेलरी का वो रिटेल का हिस्सा है, वो ज्वेलरी का सेक्टर है जहां पर हमारे पास बहुत सारे गैप्स आज एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर हमें इसको प्लग करना पड़ेगा। तो ये 3-4 ऐसे एरियाज हमें नजर आए कि अगर हम इनको फिक्स करते हैं तो हम काफी हद तक अपनी जो है कैश इन सर्कुलेशन उसको मैनेज कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम टैक्सेशन लगा देते हैं ऑन ऑन रियल स्टेट, ऑन 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 जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ऑन द रिटेल सेक्टर एंड ऑन द एग्रीकल्चर, आपको बहुत सारे, और हमारे टिपिकली जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी टैक्स स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, उसमें ज्यादातर आपको जो व्हाइटनर नजर आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम नजर आएगी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे, एग्रीकल्चर में जो भी टैक्स लगा हुआ है ना, वो भी काफी जुडिशियस है, वो इतना खराब नहीं है। हमारे 89% ऑफ द फार्मर्स आर बिलो 12.5 एकड़ ऑफ लैंड, इसको सस्टेनेबल लेवल को कहते हैं। उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जो 11% पीछे रह जाते हैं, वो 45% ऑफ द जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर। उनके ऊपर 100 रुपए पर एकड़ का टैक्स है, कुछ भी नहीं है। द आइडिया इज टू ब्रिंग देम इनटू फोर्स एंड देन टेक देम इनटू द सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटिंग द इकोनॉमी। तो हमने एक तो ये आर्गुमेंट उसमें दिया है कि जी आपको फौरन जो है वो टैक्सेशन के निजाम को देखना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। उजैर, हमारा एस्टिमेट ये है, जो मैंने उस आर्टिकल में नहीं लिखा, ऑल्दो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक जगह पे उसको जरूर मेंशन किया है और हम उसको कोट भी करते हैं, कि सिर्फ रियल स्टेट और रिटेल जो है, दे कुड कंट्रीब्यूट 1.8 ट्रिलियन रुपीस टुवर्ड्स द टैक्स। हमारा एस्टिमेट ये कि तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज 3 सेक्टर्स, which is almost 30%, more than 30% of our total tax collection as we speak. So just to put things in context for your audience, 5.5 ट्रिलियन की हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है दिस ईयर फॉर द बजट। उसमें से 3 ट्रिलियन तो यहीं पर आ जाता है अगर हम इसको एड्रेस कर देते हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, जो हमने और चीजें वहां पर आइडेंटिफाई की, वो ये कि हमारे पास डिजिटाइजेशन जो है, जिसपे आपने उधर बहुत बात की है, आधार कार्ड वगैरह पे, वहां पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान में ऑल्दो बहुत एकदम से बूस्ट आया है ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तकरीबन 100% से ट्रांजैक्शन एक साल में बढ़ी हैं, और अब 400 बिलियन के करीब ट्रांजैक्शन पिछले साल हुई हैं।
थ्रू द ऐप एंड इंटरनेट। ई कॉमर्स में 50% से 51% से ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं और तकरीबन 150 बिलियन के करीब ट्रांजेक्शन हुई हैं वहां पर। मगर वी आर स्टिल फॉलोइंग फार बिहाइंड ऑन वेयर वी वर सपोज टू स्टैंड। सेकेंडली, ये जो मैं नंबर आपको कोट कर रहा हूं, ये उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसपे ये हो रहा है। जो आउटसाइड सिस्टम है वो नहीं आ पा रहा। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस टैक्स का भी है जो हमने अभी लगाया अपने ट्रांजैक्शंस के ऊपर, कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पे, जिसकी वजह से लोग डिस्करेज हुए हैं ऑन टेकिंग द मनी आउट फ्रॉम देयर एंड कीपिंग इट इन कैश। देन वी फिगर्ड आउट कि ये जो डिजिटाइजेशन का मामला है इसके अंदर एक्चुअली कोर प्रॉब्लम आ क्या रहा है। तो वी फिगर्ड आउट कि एक तो अकाउंट मेंटेनेंस बहुत महंगी हो गई है, और वो अकाउंट मेंटेनेंस महंगी होने की वजह ये कि आज जो नादरा है, जो बाय द वे जो इंडिया की थी आरडीआई, उससे बहुत पहले स्टैब्लिश हुआ था। और नादरा जो है उसने अफ्रीका में 3-4 कंट्रीज, कीनिया तो मुझे खुद पता है, उसको हेल्प की थी इन क्रिएटिंग देयर नादरा। वो हाँ उस तरह कैचअप नहीं कर पाया है जिस तरह आधार कार्ड उन्होंने ऑफर कर दिया, हम आज तक वहां नहीं पहुंचे। और रिजल्ट ये है कि आज हम 10 से 45 रुपए चार्ज करते हैं पर ट्रांजैक्शन इन नादरा, जो कि इंडिया में आधार में इज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। उसमें वेरियस नंबर्स हैं, जो मैंने एवरेज नंबर देखा था, तकरीबन 3 रुपए 90 पैसे के आसपास कहीं आ रहा था, एज अपोज टू 10 रुपए से 45 रुपए तक। So therefore, it is something that we need to start thinking differently about this whole paradigm। और हमें नादरा को एक प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से निकाल के हमें इसको एक यूटिलिटी बनाना पड़ेगा। और यूटिलिटी बनाने के लिए मैं कहता हूं आप कॉस्ट कवर करें, बट आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कवर करें, और आप अपनी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कॉस्ट है उसको जरूर कवर करें। बट बाकी आपको कवरेज की जरूरत नहीं है। आपको जो है वो एज ए यूटिलिटी यूज करके बैंकों को ये और अपनी पब्लिक को इन जनरल आपको ये एक फैसिलिटी ऑफर करनी चाहिए। इसी से एक लिंक जो और एरिया है वो ये है कि जो हमारे यहाँ डेटा शेयरिंग है उधर, वो बिल्कुल नहीं हुई। इंटरेस्टिंगली इनफ हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो कंज्यूमर का अवेलेबल है, बैंकों के थ्रू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, नेपरा के पास बिजली का कंज्यूमर का डेटा अवेलेबल है, ओगरा के पास गैस यूटिलिटीज के थ्रू कंज्यूमर का डेटा अवेलेबल है, सब डिजिटाइज हुआ हुआ है। पीटीए के पास पूरा मोबाइल बैंकिंग का 130 मिलियन सिम्स का डेटा मौजूद है। एफबीआर के पास अपना डेटा है, बट दैट डेटा इज नॉट बीइंग शेयर्ड, और देयर इज नो टॉक गोइंग ऑन बिटवीन दैट डेटा एंड टू कैपिटलाइज ऑन दैट डेटा। तो हमने जिसका वहां ये एंकर, जस्ट फॉर द ऑडियंस वेरी क्विकली, जिस डेटा शेयरिंग का एंकर प्राइमरी आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका नादरा कार्ड है, विच मींस कि अगर आप एक शहरी हैं पाकिस्तान के, आप गैस का बिल देते हैं, आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, या आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ बिजली कंज्यूम करते हैं, यू आर अ बैंकर, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, बट इफ यू हैड दैट डेटा और मैं आपके पास आऊँ कि जी ये मेरा नादरा नंबर है, आपके लिए बड़ा आसान हो जाना चाहिए कि यार उजैर का महीने का खर्चा ₹1,00,000 कमाता है, ये 2-2.5 लाख है, इसको मैं 40,000 का कर्जा दे सकता हूं ताकि ये अपनी छत पे सोलर लगा ले, और ये बैंकेबल राइट। कस्टमर है। लेकिन अगर आपके पास वो डेटा नहीं आ रहा तो आप वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी है उधर। वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि हमने ये प्रपोज किया है कि आप इसमें क्रॉस डिफॉल्ट का एक एलिमेंट बिल्ट इन कर दें। सो व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज कि ऑलरेडी 2 प्राइवेट सेक्टर में और एक पब्लिक सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो एग्जिस्ट करते हैं। आप ये सारा का सारा डेटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में डाल दें, और जहां पर फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने गैस के बिल के ऊपर अगर डिफॉल्ट किया है, तो मैं उसको क्रेडिट कार्ड नहीं दूंगा, उसको बिजली का कनेक्शन भी जाएगा, उसका टैक्स वाले भी सवाल उससे 6 पूछेंगे, और उसका जो है वो मोबाइल भी कट जाएगा। अब जरा सोचिए, मोबाइल कट जाए तो आपकी तो लाइफलाइन बंद हो जाती है। सो देयरफॉर दिस होल डेटा शेयरिंग बिजनेस is not being done right now, and we figured out कि with Nadra being there, जिस तरह आप कह रहे हैं, और फिर ये सारी entities having that very very useful data is money, and that is out there, all we need to do is to capitalize on and take it on from there। हमने एक और चीज जो उसमें प्रपोज की है वो ये है कि जो डेटा आपके पास आज जो है वो 4 मिलियन के करीब आपके फाइलर्स हैं। व्हाट वी आर प्रपोजिंग इज
कि आप सिर्फ और सिर्फ तकरीबन यूनिक, अगर मैं मोबाइल यूजर ले लेता हूं, तो वो तकरीबन आपको नजर आते हैं कोई 50% ऑफ, तकरीबन 60 65 70 मिलियन के आसपास आपको नजर आते हैं यूनिक यूजर्स ऑफ मोबाइल फोन। आप उन पे 100 रुपए लगा के उनको फाइलर बना दें, तो ओवरनाइट आपका फाइलर का नंबर जो है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है, वो बढ़ जाएगी फ्रॉम 65 मिलियन टू 70 मिलियन ऑफ पीपल। दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। एंड आई थिंक वो डेटा वाला पीस जो है ना, दैट इज ऑल्सो मिसिंग। उसको अगर हम यूटिलिटी बना दें, उसको हम आगे लेके चलें, ये सब चीजें लोगों को मोटिवेट करेंगी कि वो कैश से निकलें और वो इस साइड पे आए। फिर कोई मोटिवेशन नहीं होगी उनको कि वो कैश में ट्रांजेक्शन करें, दे हैव टू कम इनटू द सिस्टम। इस तरह हमने ज्वेलरी का ये कहा है कि उसकी सारी इंपोर्ट जो गोल्ड की है, वो बैंकों के थ्रू एलसी के अंडर होनी चाहिए। उसका नतीजा भी ये होगा कि जो आइज वाइटनर के तौर पे यूज होता है, वन ऑफ द सब सेक्टर्स। सेम गोज फॉर ग्रोसरी। अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्टेड होगा, तो आप वो बेच सकते हैं, अदरवाइज यू कांट सेल इट फ्रॉम योर आउटलेट्स एंड यू हैव टू सेल इट थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये भी प्रपोज किया कि आप उसके अंदर एक लिमिट लगा दें कि कितनी कैश शेयर्स हो सकती हैं और कितनी जो है वो आपको फिर करनी पड़ेंगी थ्रू द पॉस मशीन, जिससे फिर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, विल बी एबल टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है। So that is the second piece we've agitated in our article, कि जहां पर हमने पहले तो टैक्सेशन के निजाम को थोड़ा सा कहा है कि आपको ट्वीक करना पड़ेगा। दूसरा हमने कहा है कि आपको जो है वो डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। और कुछ हमने उनसे कहा है कि फाइलर नॉन फाइलर खत्म करें, जो डेटा के ही ब्रॉडर पीस में आता है, और आप जो है वो उसको ज्वेलरी को जो है वो लेके आए थ्रू द ऑफिशियल चैनल। उसके बाद हम लोगों ने जो एक और इसमें एलिमेंट फिगर आउट किया, जो बहुत आजकल बाय द वे इज अ टॉपिकल थिंग, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड दे हैव देयर व्यूज ऑन इट, इज रिलेटेड टू डीमोनेटाइजेशन। मैं नाउ इसी तरफ जा बिफोर, रहा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डीमोनेटाइज। आपने मेरे दिमाग जी की हमने बात तो पढ़ ली। हमने वो आर्टिकल में कवर भी किया हुआ है। देखिए, थोड़े से फैक्ट्स को हमें देखना पड़ेगा अबाउट डिमोनेटाइजेशन। वी आर नॉट अपोजिंग डिमोनेटाइजेशन, एंड बाय द वे, बीइंग अ बैंकर, हमारी तो सबसे बड़ा केस ही है कि आप डिमोनेटाइजेशन फौरन करवाएं, ताकि हमारे सिस्टम में, अब एस्टिमेटेड नंबर ये कि 1/3 ऑफ आर 5,000 रुपी करेंसी का नोट जो है, वो 1/3 ऑफ दैट 9.3 ट्रिलियन है। बाय द वे, वो अमाउंट अब कम होके 8.4 पे आ गया, बट नेवरदलेस, सो वो हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं। हमने वहां ये आर्ग्यू किया कि पहले तो हम रीसेंट एग्जांपल देख लेते हैं कि इंडिया में क्या हुआ। जी, सो हमें पहले ये देखने पड़ेंगे, इन अवामिल को देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो सबसे रीसेंट डिमोनेटाइजेशन हुई थी, उसके अंदर क्या रिजल्ट्स आए। सो पहला तो ये कि जब डिमोनेटाइजेशन होने लगी थी इंडिया में, तो उस वक्त कैश इन सर्कुलेशन वाज 10%, और जब वो डिमोनेटाइजेशन कंप्लीट हुई है तो वो कैश इन सर्कुलेशन वो 7.7% ऑफ द जीडीपी, और उसके बाद वो 3 साल बाद वापस आ गया 11% के ऊपर। नंबर टू, 99.3% ऑफ द कैश केम बैक इनटू द सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कोई वाइटनर के ऐसे एलिमेंट्स थे जो लोगों ने एक्सप्लोर कर लिए और उनको वो यूज करके लेके आए। मैं जानबूझ के ये पॉइंट ले रहा हूं, क्योंकि जब तक हम वो प्लग इन नहीं करेंगे, जो मैंने पहला वाला पॉइंट रेस किया, तब तक ये इसका कोई असर नहीं आएगा। ये वापस घूम के वहीं खड़ा हो जाएगा एंड वील बी बैक टू स्क्वायर वन। और इस प्रोसेस के अंदर उधर एज पर द गार्जियन 1.5% की का इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द जीडीपी। सो 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 और बाय द वे, जो टैक्स भी आज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का वो 11.7% है। बाय द वे, द ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया is also 45%. So given all those facts, it seems like that if we go for a demonetization with an inconceived thought, with not plugging in all the other elements which are required to be plugged in, I think it will become more disastrous for us than help. And particularly for us, where our economic situation is so fragile, that if we reduce our GDP growth by 1.5%, drawing the energy from India, तो हमारी तो नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी इस साल फिर। So is it wise to do this? In my opinion, let's take those actions first which is required to be taken first,
and then perhaps we look at demonetization. By the way, उजैर, शायद हमें डिमोनेटाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह मैं रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी ये कहता हूँ, उस तरह मैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में भी ये कहता हूँ कि शायद हमें जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर हम बाकी चीजें प्लग इन कर लेंगे तो गालिबन ये 5% के बिलो लेवल पे आ जाएगा, एंड देन इट विल बी फाइन फॉर अस टू लिव विद दिस काइंड ऑफ कैश इन सर्कुलेशन। अभी आप देखिए, इंटरेस्टिंगली बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आया है। जो इस वक्त आपका कैश इन सर्कुलेशन है वो 779 बिलियन रुपीज से कम हो गया इन द लास्ट 3 मंथ्स। एंड प्राइमरीली ये क्यों कम हुआ है, इसके दो तीन अवामिल हैं। एक तो पहला ये है कि ये जो पूरा क्रैकडाउन किया है गवर्नमेंट ने, गालिबन उसकी वजह से लोगों ने, दो वजह से लोगों ने कैश रखा था। एक तो इल गॉटन मनी थी और वो अपने पास कैश को हाइड कर रहे थे, और उनको डर ये लगा, और दे वर ऑब्वियसली नॉन फाइलर्स, उनको डर ये लगा कि अगर ये हमारे ऊपर क्रैकडाउन आ गया और छापा पड़ गया, जो अभी कहीं पैसे रिकवर भी पिंडी में हुए, तो फिर हमें और कॉम्प्लिकेशंस आएगी, जेल भी जाना पड़ेगा, तो उसको बैंक में डाल दो, माइट एज वेल नॉन फाइलर के टैक्स पे कर दो, बट विल रिमेन नॉन फाइलर, ये पैसा वापस आ जाए। तो बैंकिंग सिस्टम में तकरीबन 370 बिलियन वापस आ गए, आउट ऑफ दैट 769 जो मैं आपको कह रहा था। और दूसरा जो एलिमेंट आया है वो लोग हैं जिन्होंने वैसे ही कैश रखा हुआ था, बिकॉज दे वर जस्ट टू लेजी टू गो टू द बैंक, एंड कैश ट्रांजैक्शन पे वो जो ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फी देनी पड़ती है उसको बचाने के लिए उन्होंने भी जाके पैसे जमा करा दिए। बट जो मेन हमें कॉन्ट्रीब्यूटर नजर आता है वो नजर आता है जो गवर्नमेंट का डिपॉजिट बढ़ा है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक दूंगा उजैर, जो आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरी या नहीं गुजरी। वो ये कि जो नेशनल सेविंग्स है उसमें क्योंकि टैक्सेशन नहीं है और म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन नहीं है, तो वहां बहुत सारा पैसा डाइवर्ट हुआ है। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज ऑलमोस्ट 900 बिलियन से ओएमओ कम हो गया है आपका। From 9.2 trillion, it is now 8.3 trillion. I was looking at the number this morning only. And these things are all in a way linked, because government को कहीं और से पैसे मिल गए, वो उधर से आ गया, यहाँ से ही कम होना शुरू हो गया, बिकॉज होर्डिंग के ऊपर एक क्रैकडाउन आया, करेंसी के ऊपर आप नहीं ले सकते थे, कैश रखने का कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा था, आपने फौरन फैसला किया कि यार इसको जो है ना वो सिस्टम में लेके आ जाए। तो इट इज पॉसिबल कि अगर हम और मेजर्स लेते हैं, जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया, दो बड़े मेजर्स, डेटा वाला और फिस्कल वाला ऑन टैक्सेशन साइड, तो उसके रिजल्ट ये हो सकता है कि वी माइट एज वेल कम बैक इनटू द 5% का मेंटल थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कैश, तो हमें डिमोनेटाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। No, I couldn't agree more, and I think this is the thank you कि आपने वो पूरा एक नक्शा खींचा, क्योंकि लोग अमूमन कॉन्वर्जेशन में जो है, स्पेशली टीवी पे जो 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन होती है उस पर भूल जाते हैं कि चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। आप एक तरफ से अगर कान पकड़ेंगे और दूसरी तरफ का रास्ता खुला है तो वो फिर दूसरी तरफ से बंदा निकल जाएगा। वो इसमें भी होता है, वी नीड टू कोऑर्डिनेट, राइट, हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। मैं आपका ज्वेलरी का पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस पे मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की। तो फॉर एग्जांपल इंडिया का जो एग्जांपल है आधार और डिजिटल पेमेंट्स का, फिर उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि लोग फॉर्मलाइज्ड गोल्ड सेविंग्स पे भी आ गए कि आप पेमेंट करके डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, घर पे ना रखें, इट्स मोर सिक्योर। अगर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वो अगर अप्रूव दे रहा है एक सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इस ट्रांजैक्शन को गार्ड कर सकती है, तो जस्ट एज अ कंज्यूमर आपका बेनिफिट ज्यादा है। घर में क्यों रखो, डाका पड़ जाएगा, आप वहीं डिजिटल गोल्ड रख लें। तो दोज आर ऑल लिंक्ड थिंग्स दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। अच्छा, आई हैव टू गिव द क्रेडिट फॉर दिस पॉइंट बाय द वे टू सुल्तान अल्लाह। दिस इज सुल्तान अल्लाह's पॉइंट, और इसमें एक और रिलेटेड पॉइंट भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि ये भी सुल्तान का पॉइंट था कि तकरीबन जो इस वक्त हमारा एस्टिमेट है 10 से 15% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन का जो अमाउंट है वो सॉरी कैश इन सर्कुलेशन का अमाउंट है वो करेंसी सर्कुलेशन में मजीद ऐड हो जाता है। यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन का नंबर ऐसा है, सॉरी 1 से 1.5 ट्रिलियन का नंबर ऐसा है कि जो हैंड रिटन पर्ची एज एन ऑल्टरनेट करेंसी और जो बियरड चेक्स होते हैं उजैर, उसके थ्रू ट्रेडिंग होती है फैसलाबाद, कराची, लाहौर के अंदर, प्राइमरीली पिंडी में। एंड दैट एड्स ऑन टू द इन्फ्लेशनरी पीस, जो कि कहीं कैप्चर नहीं हो रहा, बट वो इन्फ्लेशन में जरूर आ रहा है, उससे डिमांड बढ़ रही, करेंसी का मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। और बाय द वे अभी तो मैंने
श्रिंकफ्लेशन की बात ही नहीं की है। वो श्रिंकफ्लेशन को मैं इंक्लूड कर लूंगा तो हमारा तो रन अवे बिल्कुल इन्फ्लेशन जो है पता बिल्कुल। नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो वो जो है उस पर भी हमने ये रेकमेंड किया है उजैर, कि हमें जो है वो बेरर चेक्स के ऊपर एक लिमिट लगा देनी चाहिए ऑफ लेट से 100,000 रुपीज के। ठीक है, 1 लाख रुपए तक शायद आपकी कैश की कोई रिक्वायरमेंट हो, बेरर चेक की रिक्वायरमेंट हो, बट उससे ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। सो देयरफॉर 1 लाख से ऊपर अगर आपकी ट्रांजेक्शन है तो दैट हैज टू बी अगेंस्ट द क्रॉस चेक, दैट हैज टू बी अगेंस्ट द, कांट बी इन अ बेरर चेक। जो पर्ची वाला मामला है वो तो फिर भी चलती रहेगी, ऑल्टरनेट करेंसी, उसको कैप्चर करने के लिए आपको और तरीके लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। और बाय द वे, इन रिसेंट टाइम वी हैव प्रूवन दैट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जब हम लेना चाहते हैं तो वो ले भी लेते हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल। और वो मैं, आप जब पर्ची की बात कर रहे थे, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि ये मैं अपनी बचपन में देख के बड़ा हुआ हूँ कि पर्चियों पे ट्रांजैक्शंस किस तरह होती हैं, और शुरू में समझ द नहीं वेमन आता था। फैमिली, द वेमन एग्जैक्टली बैकग्राउंड। एग्जैक्टली। तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, बट आई थिंक अगेन आपने जो बात की कि उस पे the different solutions are needed. My view on this, as somebody who grew up in that system and seeing कि ये किस तरह transactions होती हैं, वो ये कि पाकिस्तान में अब generational shift आ रहा है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेस फैमिलीज हैं, जो लोग जोड़िया बाजार में, अनारकली में वगैरह में काम करते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो मॉडर्नाइज करें। तो जब आप एक इंसेंटिव एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर बना देंगे, डंडा तो पाकिस्तान में काम नहीं किया, राइट, आप इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल विल ऑटोमेटिकली कंप्लाई, क्योंकि उनको मालूम हो जाएगा कि यार इट्स जस्ट मोर कन्वीनियंट। पर्ची पे आपकी अलग एक ख्वारी होती है, उसका एक अलग जो है वो मसले मसाइल होते हैं, पीपल डोंट लाइक इट, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव, राइट। सो दैट्स द पॉइंट हियर। एक और सवाल, क्योंकि यू आर अ बैंकर एंड आई फिगर्ड आई आस्क यू दिस एज वेल। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। इंडिया के ऊपर मैं देखता हूं तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक नरेंद्र मोदी गॉट राइट बैक इन 2014 was कि उन्होंने मैंडेट कर दिया कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो सरकार जो है वो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खुलवाएगी। उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिलखुसूस खवातीन की फाइनेंशियल इंक्लूजन बड़ी बूस्ट हुई इंडिया के अंदर। एंड देन लाइक यू वर सेइंग कि एक कोऑर्डिनेटेड बैंक अकाउंट खोलना सिर्फ मकसद नहीं था, फिर उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर्स करना शुरू कर दिए ताकि जो सब्सिडी के जो लीकेजेस हैं वो डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू चले जाएं, आपके बैंक में टॉयलेट के पैसे आ जाएं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी आ जाए। All of that then has, to your point on data, is traceable. You can monitor it, you can improve on it. From as a banker, like one barriers क्या हैं exactly पाकिस्तान में financial inclusion challenge के, and again, what would you like to be seen to be done both by the private sector but also by the regulators, the State Bank of Pakistan, कि इसको जरा aggressively tackle किया जाए इस challenge को? सो उधर ये थोड़ा सा मामला जो है ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है हमारी हद तक कि इसमें सोशल एलिमेंट भी है, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट भी है, इसमें इकोनॉमिक एलिमेंट भी है। And to be honest with you, I am the first one who will raise the hand and say that उस पर बैंकरों का भी बड़ा कसूर है। एक तो हम बड़े लेजी हो चुके हैं, बिकॉज हमें जो है वो गवर्नमेंट ने अफीम लगाई हुई है और वो हम अफीम पे लगे हुए हैं, हमारे पैसे बन रहे हैं, वी आर मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं है टू गो आउट एंड वर्क ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो कि लिंक्ड, वेरी क्विकली टू इंटरप्ट फॉर द ऑडियंस सेक, ये लिंक्ड है फिस्कल डेफिसिट पॉइंट से, जिस पे हम बात कर चुके हैं बिल्कुल है, ऑलरेडी। बिल्कुल है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसमें जो है वो ऑब्वियसली जो लार्जर ब्लेम फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है। गवर्नमेंट जो है उसने उस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स नहीं की हैं या हमें पुश नहीं किया है। अच्छा, वो जो आप डंडे वाली बात कर रहे थे ना उसे, वो डंडा पाकिस्तान में चल जाता है, बट उस डंडे की सस्टेनेबिलिटी जो होती है ना, सस्टेनेंस, वो सवालिया निशान बन जाता है अगर आपने जो है वो वो इंसेंटिव बिल्ड नहीं किया होता उसके साथ साइमल्टेनियसली। तो उसको अगर आपने एक सस्टेनेबल बेसिस पे लेके चलना है तो डंडा तो रहेगा ही रहेगा, मगर उसके साथ मेरा ख्याल है वो भी लैकिंग है एज फार एज द फाइनेंशियल इंक्लूजन पीसेस कंसर्न। अच्छा, उसके अंदर जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे इतना महंगा कर दिया है सिस्टम अपना कि हम वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट जिस तरह इंडिया में थे खवातीन के, या और फॉर दी अदर पीपल, कि हम उसको अफोर्ड कर सकें। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अभी मैं बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ विद BISP, डॉक्टर अमजद साकिब के साथ। अभी चेयरमैन आए हैं वहां पर, जहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम उनका फुल स्केल जो 9.3 मिलियन बेनिफिशरीज हैं, बाय द वे ही हेट टू से देम बेनिफिशरीज, दे वांट टू कॉल देम कस्टमर्स,
उन कस्टमर्स को 9.3 मिलियन जो लोग हैं उनको फुल स्केल बैंकिंग अकाउंट देते हैं। नाउ दैट इटसेल्फ will be a huge number to add to the 40 million unique bank customers that we have. Almost आप बात करें वो 25% of the people to be added to the system. कि अगर हम उनको फुल स्केल लाने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई आ रही है कि कि वो बन नहीं रही बात कि हम उसको किस तरह बीएएसपी को सिस्टम में लेके। तो अभी मैंने बैठ के पूरा कॉस्टिंग मॉडल उनके साथ बनाया है, जिसमें मैंने ये किया है कि हमने ये प्रपोज किया उनको उजैर कि हम ऐसा करते हैं। और बाय द वे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी गिविंग क्रेडिट टू हियर। जब हम ये पूरा बना रहे थे तो हमने स्टेट बैंक से कुछ कंसल्ट किया, तो वो भी दे वर थिंकिंग ऑन द सिमिलर लाइंस आल्सो। तो आई एम होपिंग कि वो किसी तरह फुल स्केल अगर आ जाता है तो एक रेवोल्यूशनरी चीज हो जाएगी। उन्होंने कोई हाइब्रिड टाइप की सिचुएशन बनाई है कार्ड की कि जो फुल स्केल हो भी, लेकिन उसके अंदर ट्रांजैक्शन थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द थंब के थ्रू ट्रांजैक्शन करने की वो कम हो जाए। उनको हम उनको कार्ड भी दे सकें और हम उनको लोन भी सब्सिक्वेंटली दे सकें, उनको सेविंग पे भी प्रमोट कर सकें, स्पेशली टू दोज पीपल हु आर एट द एंड ऑफ द पॉवर्टी स्केल। और वो ज्यादातर खवातीन है बाय द वे। तो अगर हम उनको सिस्टम में लेके आ जाते हैं तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट। उसमें हमने कुछ प्रपोज ये किया है, एक तो आप नादरा से कहें कि उनकी कॉस्ट जो है उसको जीरो कर दें फॉर एग्जांपल। हमने उनसे प्रपोज ये किया है कि कुछ अब देखिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में चीजें डालता हूँ। मैं उस मेरे आज 1.3 मिलियन कस्टमर है। मैंने अपने पूरे सिस्टम को बिल्ट इन किया हुआ है कि मेरे पास 4 मिलियन कस्टमर होंगे अगले 5 साल में, 6 साल में। मैं अगर 9.3 लेके आता हूं तो मुझे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट डालनी पड़ती है, और मुझे टेक्नोलॉजी की कॉस्ट के साथ एक बहुत बड़ी हैसल भी लेनी पड़ती है कि मेरी ब्रांचेस के ऊपर एक लंबी लाइन लगी हुई होगी 10 मिलियन लोगों की, जो बहुत डिमांडिंग लोग हैं, और आपको उनको एंटरटेन करना पड़ेगा। मैंने 18.5 बिलियन रुपए का प्रॉफिट बनाया लास्ट ईयर। मुझे आप बताएं मुझे कौन से नफलों का सवाब है कि मैं बगैर पैसे बनाए हुए इन 10 मिलियन लोगों को पाल लूं, और मैं 1.3 मिलियन पे जो पैसे बना रहा हूं वही बनाता रहूं। तो दैट इज नॉट द मोटिवेशन। नाउ आवर केस इज डिफरेंट, वी आर अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। या तो आप इसको सबको डिवाइड कर दें 13 14 15 बैंक्स में, जो स्टेट बैंक करने की कोशिश कर रहा है, और हर एक को 600 700, तब तो पैलेटेबल हो जाता है। बट टू फॉर वन बैंक टू डू इट और टू बैंक्स टू डू इट, इट विल बी इम्पॉसिबल। तो हमने ये प्रपोज किया उनको कि आप उनको ये कहेंगे डिवाइड कर दें, कुछ कॉस्ट जो है वो नादरा उठा ले, कुछ कॉस्ट जो वो बैंक बगैर कॉस्ट के इसको कर दें। तो दिस बिकम्स अ वायबल ऑप्शन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। दिस विल बी अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। दो चीजें और हैं उजैर जो बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, एज यू नो। अब मैं नंबर अगर देखता हूँ, तो डिस्टॉर्टेड नंबर है, बट चलिए रीजन में भी इस तरह ही है। तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है फॉर द एवरेज इन द, जिसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है, फॉर आर रीजन वो तकरीबन 66% है। पाकिस्तान फीमेल लिटरेसी रेट इज 47%। तो मैं उसको डेल्टा लगा रहा हूँ, और वो मुझे ये लगता है कि वहां पर बहुत कम नंबर हैं, तो उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 23% ऑफ आवर women आर इन वर्क फोर्स एज अपोज टू 38% विच इज द एवरेज इन द वर्ल्ड। तो वहां हमें वो वर्कफोर्स में भी नहीं है। इंडिया में बाय द वे 93% women आर लिटरेट, and this is where the problem lies. A big problem lies because we have not educated our people in general, but our women in particular. To me, Uzair, please allow me to say, मेरे लिए, मैं थोड़ी गलत सी बात करने लगा हूँ, मेरे लिए खवातीन की एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मेन। मैं I couldn't आप agree more with you. I mean, इस वक्त youth literacy अगर हम देखें तो 50% of women under 25 in Pakistan are illiterate. You cannot develop जी, a country with that kind of number. अच्छा उजैर, फिर मुझे एक और इजाजत आप दी। मैंने जब काजिम का पॉडकास्ट पूरा देखा आपका एंड टू एंड, तो आपने वहां 3 या 4 जगह अपनी वालदा की मिसाल दी। देखिए मैं खुद अपनी वालदा, मेरे ख्याल से मेरी सबसे बड़ी एजुकेशन मेरी वालदा ने की है। छोटी छोटी चीजें होती है, मैं जरा थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी आपको बताऊंगा। आप जहां आज बैठे हुए हैं उसमें आपकी वालदा का बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल उस पॉडकास्ट में बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था जो आपने काजिम के साथ किए। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम अपनी खवातीन को लिटरेट कर देंगे ना, तो आप पूरी जनरेशन को और पूरी कम्युनिटी को लिटरेट कर देंगे। ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, और हमारे केस में हम पीछे रह गए हैं, और इसी वजह से पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ना, और वो पूरा मामला पीछे रह जाता है, वो आगे नहीं आता।
तीसरी चीज ये कि जो जेंडर गैप है, पे गैप है, वो बहुत सब्सटेंशियल है। जेंडर पे गैप जो है वो पाकिस्तान में 34% है, जबकि वो जेंडर पे गैप जो है इन 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 द वर्ल्ड वो उसका हाफ है, उसका डबल है। यानी कि वर्ल्ड में 64% है, हमारे पास जो है वो 34 है, 62%। नाउ दैट इज द जेंडर गैप, जो हमारे पास गैप आ रहा है सैलरी का। और बाय द वे 90% ऑफ द विमेन आर लेस देन 1% ऑफ द इनकम स्ट्रेटा, जो सैलरी का। So therefore, there is no incentive for the women to be in the workforce either, and that all translates into into this whole financial inclusion. का 20-50% of your population is completely out of the workforce because of these reasons. मैं आपको वो जो वालदा वाली बात बता रहा था, और वो मैं बड़ा हंसता हूँ कभी कभी सोच के। मेरी वालदा कहा करती थी, प्राइवेटाइजेशन के मामले में आजकल इतनी बड़ी बात होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं उजैर, जो आप बाद में रियलाइज करते हैं। मेरी वालदा कहा करती थी कि कभी भी कोई, कहती है माशाल्लाह से हयात है, कभी भी जब भी कोई घर बेचो या गाड़ी बेचो तो उससे हमेशा घर या गाड़ी बेचो। दिस इज बाय द वे बड़ी मिडिल क्लास मेंटेलिटी टाइप का कमेंट है। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था। अब जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और अपने कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं ना, तो मुझे वो इतनी अच्छी तरह रेजोनेट होता है उसके अंदर कि यार कितनी फजूल बात है कि हम अपनी अपने एसेट्स को बेच के कंजम्पशन में पैसा लगा रहे हैं। आप जरूर प्राइवेटाइज करें, आप जरूर पैसे लेके आए, बट अगर आपने उसको बजट डेफिसिट में लगा के पैसों को उड़ाना है और बैंकों को पैसे देने हैं, तो प्लीज डोंट डू इट। डू इट फॉर लार्जर इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर जनरेशन। स्कूल में लगाएं, एजुकेशन में खुदा के वास्ते लगा दें, बट उसको बजट डेफिसिट की तरफ ना लेके जाएं। आई थिंक वी नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ फंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट। मैंने ऑन द साइड सॉरी कमेंट दे दिया, वो जब नहीं, this was बात this was this was a good point because it's a good segue as well into ये relationship आपने explain पहले भी कर चुके हैं, and I would like this audience to understand it as well कि अगेन प्राइवेटाइजेशन हो, हम इस पे डिमोनेटाइजेशन पे भी ये बात कर चुके हैं, और भी चीज़ों पे ये बात होती है कि आप अगर वो सोल्यूशन निकाल के उसको असल जो जड़ है मसले की, आपका फिस्कल डेफिसिट, उसे सॉल्व करे बगैर आगे बढ़ेंगे तो इट्स जस्ट रीसेटिंग द क्लॉक। 4 साल बाद आप और मैं वही बात वापसी कर रहे होंगे कि इसकी सोल्यूशन नहीं हो पाई। विच ब्रिंग्स मी टू द परहैप्स द लास्ट एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, जिस पे पहले बहस भी हो चुकी है पाकिस्तान में, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मुझे आपका जवाब एक तरह से मालूम है, आप उस पर एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस के लिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एंड अगेन आई नो कि इट जी, लिंक्स वो बैक टू द उस दिन कुछ ओरिजिनल इशू। तफसील में बात तो नहीं हो सकी कामरान साहब। जी, तो वो एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इट गोज बैक टू द पॉइंट वी स्टार्टेड ऑन कि आप ओरिजिनल सिन डेफिसिट साइड की अगर सॉल्व नहीं करते तो फिर नथिंग मैटर्स रियली। जी, सो उधर इसको थोड़ा हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो जो there are two components to begin with. Obviously there is a foreign currency component and there is a local currency component. So local currency component को restructure करना या reprofile करना बहुत आसान है. It's the difficult piece is on the foreign currency side. And generally speaking, the demand for the foreign currency of the local currency reprofiling or restructuring comes from the foreign currency side. So let's first take one step at a time and start focusing on whether we require is our debt sustainable as far as external account is concerned or not. Frankly speaking, $79 billion, do we falling due in the next 3 years? उसमें बहुत सारा रोल ओवर का एलिमेंट भी मौजूद है, मगर मेरे ख्याल से वो फीजिबल नहीं है। देयरफॉर आपको एक लेवल पे रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत एक्सटर्नल अकाउंट पे डेफिनेटली है, एंड आई कैन नॉट एडवोकेट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब उसको हमें और मजीद थोड़ा सा डाइसेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके क्या अवामिल है। उसके 3 कंपोनेंट्स प्राइमरीली हैं, और वो 3 के 2 सब कंपोनेंट्स भी हैं, और उसमें एक गुड न्यूज भी आ जाइए। एक तो कमर्शियल डेट है, तो बैंक क्योंकि डिपॉजिटर का पैसा आगे लेके जाते हैं, तो बैंक्स आर वेरी रिलक्टेंट टू डू द रीस्ट्रक्चरिंग। सो रीस्ट्रक्चरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आप हेयर कट लेंगे ऑन द प्रिंसिपल।
सेम गोज फॉर मल्टीलैटरल्स, क्योंकि उनके पास भी टैक्स पेयर मनी होती है प्राइमरीली, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसको किसी तरह भी, और उनका ट्रेडिशन भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू। टैक्स पेयर मनी तो बायलैटरल का भी है, बट उनकी कंसिडरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब वहां पर भी बाय द वे वो एलिमेंट बंद हो गया है काफी हद तक। अब ये पता लगेगा हमें श्रीलंका केस में उन्होंने क्या किया, अभी मेरे पास डिटेल्स उसकी नहीं आई, आई डोंट नो इफ यू गॉट द डिटेल्स ऑफ दिस। बट आज दोपहर को बाय द वे अनाउंसमेंट हो गया है कि चाइना हैज रीस्ट्रक्चर्ड, रीप्रोफाइल्ड, आई एम अज्यूमिंग, देयर डेट टू श्रीलंका, व्हिच बाय द वे वाज a bit Yeah, I haven't uncertain. caught up on those details, तो उस पे अभी देखना अभी पड़ेगा। अभी आई है दोपहर को आज ये डिटेल कि वो उन्होंने, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, मैं भी उस पर आता हूँ बात। सो मल्टीलैटरल जो है ना वो रोल ओवर करने पे तैयार हो जाते हैं, और वो जनरली मैच कर देते हैं कि जो रीप्रोफाइलिंग हुआ हुआ है बायलैटरल की साइड पे, हम उतने अरसे तक रोल ओवर करते रहेंगे। तो इट्स द सेम थिंग एसेंशियली व्हाट दी बायलैटरल्स आर विलिंग टू, बायलैटरल्स आर द वन हु आर विलिंग टू रीस्ट्रक्चर और रीप्रोफाइल फॉर दैट मैटर। रीस्ट्रक्चरिंग की हमें जरूरत नहीं है, हमें प्रिंसिपल पे राइट ऑफ लेने की जरूरत कोई नहीं है। हमें सिर्फ उसको अपने आप को, अपनी जो $79 बिलियन का डेट रिक्वायरमेंट 3 साल में आ रही है, उसको स्ट्रेच आउट करने की जरूरत है फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 6 ईयर 7 ईयर वट एवर। नाउ दैट 6-7 ईयर का नंबर जो है वो हमें एक स्ट्रेच करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो प्राइमरी हमारा लेंडर है वो चाइना है, जो तकरीबन 30% ऑफ आर टोटल फॉरेन करेंसी डेट का जिसने प्रोवाइड किया हुआ है, चाइना और चाइनीज बैंक्स। गुड न्यूज हियर इज उजैर दैट आज दोपहर को चाइना ने जो है वो श्रीलंका का, हालांकि 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि चाइना ने मना कर दिया, और फिर इंडिया हैज स्टेप्ड इन एंड इंडिया सेड दैट दे विल टेक द लीड एंड टेक इट फॉरवर्ड, जो हमारे केस में बाय द वे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। कि चाइना ने कहा है कि मैं रीप्रोफाइल करने, आई एम अज्यूमिंग कि रीप्रोफाइल करने को तैयार हूं, वो रिस्ट्रक्चर भी हो सकता है। और उनका जो डेट है बाय द वे वो 52% ऑफ देयर फॉरेन करेंसी डेट है। हमारा तो केस फिर भी बहुत आसान है, उनका बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके टोटल डेट है $47 बिलियन, उसमें से 20, तो हमारा अगर चाइना का आप पर से डेट लेंगे तो तकरीबन अमाउंट में सेम ही आता है श्रीलंका, बट परसेंटेज में कम है। सो अगर हम चाइना को बना लेते हैं रीप्रोफाइलिंग के ऊपर, तो जो बाकी पेरिस क्लब के मेंबर्स हैं दे विल ऑल कम थ्रू। हमारे केस में एक थोड़ा सा डेफिसिट ये है, जो फॉर एग्जांपल ज़ैम्बिया के केस में नहीं है, वो ये कि अब G20 की एक रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग गाइडलाइंस आ गई है, हम उसमें फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द लो इनकम कंट्रीज, वी आर मिडिल इनकम कंट्री, और देयरफॉर वी डजंट फॉल अंडर दैट, वरना उसकी गाइडलाइंस के अंदर हम रिस्ट्रक्चरिंग G20 में करवा लेते। वो नहीं हो पा रही, जिसमें ज़ैम्बिया बात कर रहा है, बट अब क्यों श्रीलंका का हो गया तो वो मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर बायलैटरल हो जाता है तो फिर उनकी डिमांड होगी कि अब आप अपना लोकल करेंसी को भी रिस्ट्रक्चर करें, एंड लोकल करेंसी पे वी कैन मेक अ केस दैट लुक वी विल डू द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट वी हैव डन ऑन द फॉरेन करेंसी ऑन द लोकल करेंसी साइड। अच्छा, लोकल करेंसी पे मैं आपको एक और कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर कर लूं कि लोकल करेंसी के ऊपर जो हमारा टोटल डेट है उसमें 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टली बोरो किया हुआ है। 7 या 8 ट्रिलियन है वो बोरो किया हुआ है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो दैट कैन ऑलवेज बी रिस्ट्रक्चर्ड, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ हमारा जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड है, जिसका मतलब है कि जितना ज्यादा टेनर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करके 20 साल पे ले जाते हैं, तो आज जो 10 साल का रेट है, यानी आज 6 महीने का रेट है 23%, 10 साल का रेट है 15.5%, और अगर आप 20 साल पे ले जाते हैं तो तकरीबन 12-13% के आसपास आएगा, विच मीन्स कि आपको 10% का डेल्टा मिल जाता है वहां। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 10% के डेल्टा के अलावा आप इसको जीरो कूपन कर दें, यानी आप 20 साल बाद उसको पे करेंगे, तो आपके पास पूरी रिलीफ मिल गई तकरीबन 23% की ऑन 8 ट्रिलियन रुपीज। तो 1 ट्रिलियन आपको, 3 ट्रिलियन हम पहले निकाल चुके हैं टैक्सेशन में, 1 ट्रिलियन यहां निकल आया, 1 ट्रिलियन में आपको अभी और निकाल के दूंगा इन मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस। और उसके अलावा आपका ओएमओ का पीस अलहदा है, अगर ओएमओ का पीस कम होता जाता है और उसको आप स्ट्रेच कर लेते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर भी आपको, क्योंकि वहां पर हमारा स्प्रेड जो बैंकों का है ना वो फिक्स्ड है, देयरफॉर आप रेप्लिका शो कर देंगे टू बायलैटरल्स दैट यू हैव डन द सेम थिंग, government to government, wherever government was involved, you've done it.
बट यू डोंट हैव टू डू अ कमर्शियल रीस्ट्रक्चरिंग। कमर्शियल राइट नाउ बैंकों का जो एक्सपोजर है वो 85% है ऑन द गवर्नमेंट एसेट्स। अगर आप बैंकों को छेड़ना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको फॉर द फ्यूचर फंड रेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। आज गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ फंडिंग है, विच आर द बैंक्स। देयर इज नो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग। या तो आप जाके आईएमएफ पास वापस जाए और वो 9C को आप दोबारा से ऑन करवाएंगे, जिसमें वो आप 3 मंथ्स के लिए बोरो करते थे, फिर उसको जीरो करते थे, फिर बोरो करते थे। वो ऑप्शन बंद हो चुका है। आपकी जो कैपिटल मार्केट है वो थ्राइविंग नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर आप 20 साल पे ले जाते हैं तो यील्ड कर्व आपके पास आ जाता है 20 साल का, तो आप कैपिटल मार्केट में भी 20 साल का पैसा रेस कर पाएंगे। लेकिन अदरवाइज वो कैपिटल मार्केट आपके लिए खुल जाएगी फॉर गवर्नमेंट पेपर ऑल्सो, वरना वो सब चीजें चोक हो जाती। हैविंग सेड दैट, उजैर, हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, ये बिल्कुल ठीक है, बट ट्रस्ट मी दीज आर शॉर्ट लिव्ड सॉल्यूशंस। आपने घाना में रिस्ट्रक्चरिंग किया है, प्लीज मैं आपको आज एक बात कह रहा हूं, आप बेशक मुझसे ये 2 साल बाद बात कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से घाना विल कम बैक टू रिस्ट्रक्चरिंग आफ्टर 2 years अगेन। वाई? बिकॉज उन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए लोकल करेंसी रिस्ट्रक्चरिंग की है और दे आर लार्जली डिपेंडेंट on their fiscal account restructuring. I'm hoping they'll be able to do the fiscal account restructuring. अगर वो fiscal account restructuring नहीं कर पाते 2 साल के अंदर, तो they'll go back to square one. हमारे केस में भी यही रिस्क है। हमारे केस में थैंक गॉड हम वहां उस पोजीशन पे नहीं खड़े हैं। आज अगर हम फिजिकल अकाउंट अपना फिक्स कर देते हैं, तो फिर हम जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करने जाएंगे उधर, वो रिस्ट्रक्चरिंग विल बी लॉन्ग टर्म, सेल्फ सस्टेनिंग एंड विल प्रोड्यूस द राइट रिजल्ट्स। Otherwise, it will do more damage than help. Which again, I think that's the most important point, right? जफर साहब के आप अगर रिस्ट्रक्चर कर भी लें, अस्यूम करते हैं परफेक्ट सिनेरियो में एवरीबडी कोऑपरेट्स पाकिस्तान के साथ कि जी आपके साथ हम हैं, इंटरनेशनली डोमेस्टिकली बैंक्स कोऑपरेट करते हैं। असल मसला अगर आपका फिजिकल साइड की वजह से ये जनरेट हुआ है ना, तो अगर आप फिजिकल साइड को कुछ नहीं करते हैं, अगेन जो आपने एसओई की बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस पैसे को अगर आपने कंजम्पशन या डेफिसिट फाइनेंसिंग में लगाना है, इस सेविंग को भी आप उसी में लगाएंगे, तो इवेंचुअली इज बेसिकली सेटिंग द क्लॉक टू जीरो, विच विल देन Exactly. स्टार्ट टिकिंग अगेन वेरी क्विकली, बिकॉज जो आपकी आदत है, खराब आदत है, वो आपने ठीक नहीं करनी। तो आई थिंक अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज अगेन अल्टीमेटली लिंक टू पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द 3-4 सेक्टर्स यू हाईलाइटेड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर, कि वो असल सोल्यूशन है। और वो असल सोल्यूशन आई थिंक के अल्टीमेटली होपफुली इस्लामाबाद में लोगों को समझ आने लग रही है कि अल्टीमेटली दिस इज अबाउट पाकिस्तान, राइट? क्या आपने रियल एस्टेट सेक्टर को बचाना है कि उसकी अयाशी चलती रहे, या पाकिस्तान और उसकी मीशत को बचाना है? एंड आई थिंक वी रीच्ड अ पॉइंट इन द जर्नी ऑफ द कंट्री जहां ये सवाल अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है फाइनली, कि आप करना क्या चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि दिस कैन नॉट सस्टेन मैं एनी मोर। मैं आपसे जरा इसमें 5 मिनट आपसे जरा गुजारिश करूंगा। ये आपने मेरे बड़े दिल की बात छेड़ दी है। आई डोंट नो इफ यू केम अक्रॉस माय आर्टिकल ऑन चार्टर ऑफ सोसाइटी। सो चार्टर ऑफ सोसाइटी के अंदर ये जो आपने बात की है, चार्टर ऑफ सोसाइटी है essentially. So the pressure has to come from public, from the people, and that जब तक वो प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो जो डिफिकल्ट डिसीजन आपको फिजिकल अकाउंट के ऊपर लेने हैं ना, वो आप ले नहीं पाएंगे। जो आप आज तक करते क्या रहे हैं, आप पूरी सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से ऊपर नीचे खेलते रहेंगे, क्योंकि वो दुनिया की सबसे आसान चीज है खेलना। लेकिन आपने फिजिकल को कभी एड्रेस नहीं किया। इन आइसोलेशन आप मॉनेटरी पॉलिसी से खेलते रहेंगे, आप ज्यादा नुकसान करेंगे जब तक आप फिजिकल को नहीं। तो अब इज अबाउट टाइम टू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस एंड टेक द फिजिकल स्पेस हेड ऑन। एंड ऑन द फिजिकल साइड जो 3-4 बड़े बड़े एलिमेंट है, अगर वो क्विकली आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको भी टच कर लेता हूँ। प्लीज। ऑन द फिजिकल साइड मेरे पास सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है वो डेट सर्विसिंग का आ रहा है। अब ये डेट सर्विसिंग जो है ना, मैं बड़ा मेरा फेवरेट ये वो है एज के, यू नो वी आर द विक्टिम ऑफ आवर ओन नैरेटिव। अब उस पे इंटरेस्ट रेट जो है उस पे हमने क्या किया है कि हमने इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपसे कहा था मैं 1 ट्रिलियन आपको और निकाल के दूंगा, हमने इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक कैंपेन ये चलाई है कि इंटरेस्ट रेट शुड बी लिंक टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, नॉट कोर इन्फ्लेशन। The difference between headline and core inflation has been 2.56% in the last 10 years का डेटा मैं जब देखता हूँ। The result is that you stacked up around 1 trillion rupees based on the debt stock that we have right now. और अगर आप ग्लोबली देखते हैं तो
जो 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 इंटरेस्ट, जो जो पॉलिसी रेट है, दैट ऑलवेज फॉलोज द कोर इन्फ्लेशन. फॉर एग्जांपल इन यूएसए पीएससी को फॉलो करता है, बट वी आर फॉलोइंग द हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसके अंदर फूड और एनर्जी शामिल है, जो कि दोनों के दोनों जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज्ड है या वो इम्पोर्टेड है. वो हमारी 70-80% तो इम्पोर्टेड ही है सारा कुछ. सो देयरफॉर दैट रिजल्ट्स इनटू दैट लार्ज नंबर. वो फौरन जाने वाला नहीं है, मगर आज से आप अपनी नैरेटिव ठीक करनी शुरू करेंगे तो इसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट नजर आ जाएगा. बिकॉज अगर आप कोर को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो ये जिस तरह मैंने आपसे कहा 1 ट्रिलियन रुपए की आप सेविंग कर पाएंगे ओवर पीरियड. तो एक तो वो पीस निकल गया. सेकंड पीस माय फेवरेट इज, एंड आई नो यू बेयर मी ऑन दिस, इज ऑन द सब्सिडीज को खत्म करना. खुदा के वास्ते ऑड कंट्रोल डिलीट, एंड उसको खत्म करके हमें बिल्कुल. मेरे ये जो दोस्त है फर्टिलाइजर के बहुत नाराज होते हैं इस बात पे, बट प्लीज अलाउ मी टू से दिस. मेरे कस्टमर भी है बाय द वे, बहुत नाराज होते हैं. फर्टिलाइजर पे सब्सिडी खत्म करें. आप सब्सिडी खत्म करें कमोडिटीज के ऊपर, आप सब्सिडी खत्म करें इवन एनर्जी के आइटम्स के ऊपर. और मैं आपको एनर्जी पे एक इंटरेस्टिंग वो दूं, एक कहानी सुनाऊं कि एनर्जी के ऊपर मुझे कोई बता रहा था कि उन्होंने कन्विंस कर लिया कि इलेक्ट्रिक को कि वो लाइंस एरिया कराची में, आप यू आर फेमिलियर विद ऑल द लोकेशंस इन कराची. लाइंस एरिया कराची के अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ लोग बहुत गरीब हैं, तो आप यहाँ सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे दे. दे एग्रीड ऑन इट. एक साल बाद जब वो सर्वे करने पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि यार ये जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे तो बहुत ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं. वहां कुंडे लगे हुए थे और सारे उन इलाकों में बिजलियां जा रही थी कि जहां पर वो रेट जो था वो डिफरेंशियल था. सो वो लीकेज वहां पर हो गई. सो देयरफॉर दैट हैज टू गो एज वेल. गैस पे सब्सिडी शुड बी फिनिश्ड टू, and then you have to start giving the subsidy through the NSCR scorecard directly into the account. तो वो financial inclusion वाला piece will be taken care of as well. Your subsidies will be more targeted to the right people. उसमें भी लीकेजेस होंगी उधर. उसके अंदर भी बाय द वे वो आज जाते हैं जब पैसे लेने के लिए एजेंट्स के पास, ब्रांचलेस बैंकिंग के एजेंट्स के पास, तो वहां पर उनको पैसे देने पड़ते हैं. बट स्टिल इट इज गोइंग टू दोज पीपल टू दैट एक्सटेंट, उसमें वो चोरी का एलिमेंट खत्म हो जाता है. सो देयरफॉर वो सारी सब्सिडी खत्म करके आप यहां लेके आएंगे. और जो हमारी उस दिन भी बात हो रही थी कि आप इसकी बाकी सब्सिडी जो है उसको आप डाइवर्ट करें टूवर्ड एक्सपोर्ट सेक्टर, प्रोडक्टिविटी से लिंक करें उसको. आप लाइट एनर्जी, लाइट इंजीनियरिंग जिस तरह आपने फरमाया था. मैं जब कहता हूँ एग्रीकल्चर और जब मैं कहता हूँ आईटी, तो आईटी के अंदर आपको वेंचर कैपिटल की जरूरत है यार. इवन इंडिया, अमेरिका के अंदर टेस्ला जो है वो गवर्नमेंट के पैसे से बनी है. सो हमें यार क्या परेशानी है कि हमने पैसे नहीं देने, बट हमारे फिजिकल स्पेस पे जगह होगी तो हम देंगे ना. तो हम आईटी के लिए वेंचर कैपिटल क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज हमने ये सोचा हुआ है कि हमने नहीं बनाना, तो उसको दें ताकि वो एक्सपोर्ट करे उसको. हम आज बहुत अच्छा निजाम बाय द वे पंजाब में एग्जिस्ट करता है फॉर फर्टिलाइजर. यहाँ फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी जो दी जाती है वो क्वालिटी फर्टिलाइजर के ऊपर दी जाती है. उसके अंदर वो पड़ा होता है, टोकन पड़ा होता है. वो टोकन आके रिलीज होता है, वो जो फार्मर है वो आके उसके अगेंस्ट सब्सिडी क्लेम करता है. इस तरह ही मेरा कहना ये है कि जो कोर प्रॉब्लम है वो सीड के अंदर है, आपकी क्वालिटी ऑफ सीड में. आप सीड के अंदर क्वालिटी सीड जो लेगा उसको सब्सिडी दें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. यू आर टॉकिंग अबाउट 15 बिलियन डॉलर ऑफ स्विंग इन योर करंट अकाउंट का नंबर. 5 बिलियन ऑन योर एक्सपोर्ट साइड, 10 बिलियन ऑन योर इंपोर्ट साइड, एज फार एज दिस एग्रीकल्चर पीस इज कंसर्न. यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट $1.5 to $3 बिलियन का नंबर इमीडिएटली इन दी आईटी साइड. और ये लो हैंगिंग फ्रूट है जिनको हमने फॉरन प्लग कर लेना चाहिए बाय डाइवर्टिंग दिस सब्सिडी फ्रॉम दिस inefficient system. बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करें rather than ट्रिकल डाउन अप्रोच, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. आखिरी चीज जहां पर वेल सेकंड लास्ट एक्चुअली, जो आपका मेरा एक और इसके ऊपर पूरा एक थीसिस है उसमें, बल्कि मैं आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द कमिटीज आल्सो जिसने फिर वो केपी गवर्नमेंट को प्रपोज किया था कि वो क्या करना चाहिए उनको, इज ऑन पेंशन फंड. हमारा सूबे का और फेडरल गवर्नमेंट का पेंशन फंड 1.5 ट्रिलियन हो गया है एंड ग्रोइंग.
What we are proposing is that Pakistan government is a cash-strapped, starved, but asset-rich entity. आपके पास जो एसेट मौजूद हैं, आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में एक फंड बनाएं, पेंशन फंड, उसमें सारे वो एसेट्स अपने पार्क कर दें, प्राइमरीली वो रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, और उन सारे एसेट्स को के अगेंस्ट जो है वो आप उसको डेवलप करना शुरू करें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, और उससे फिर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें इनटू योर पेंशन फंड का बिजनेस। अभी नहीं होगा, इन द नेक्स्ट 5 to 7 years आपका पेंशन फंड जो है ना वो सेल्फ फंडेड हो जाएगा। एसओई के अंदर भी एक गुड न्यूज ये है कि एसओई के अंदर अब प्राइवेटाइजेशन, तेरा अल्लाह तेरा शुक्र है कि उसको हम फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। और ये भी जो मैं हमेशा से आर्ग्यू करता रहा हूं कि रेगुलेटर को तगड़ा करें, ताकि रेगुलेटर जो है वो कंपटीशन को मेक श्योर करे और मोनोपोली को फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर ना डाल दे इन यूटिलिटीज। वो भी मुझे नजर आ रहा है कि वो हो रहा है, क्योंकि जो डिस्कोर्स में अभी बात हो रही है वो ये हो रही है कि कंसेशन को वो देंगे, एसेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, और वो कंपटीशन प्रमोट करेंगे फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान स्टील को बेच दें, कमर्शियल बिजनेस है, जो भी लेना चाहता है वो ले चलाए। सेम गोज फॉर पीआई, आई थिंक लॉट ऑफ एफर्ट इज गोइंग देयर। और जो बाकी को 7 एंटिटीज हैं वो पार्क कर दी गई हैं। और बाय द वे रेगुलेटर में भी हमें 3 जगह पे खास तौर से रेगुलेटर पे फोकस करना पड़ेगा उजैर। एक तो ईएनपी सेक्टर में रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ओजीडीसी का चेयरमैन भी हूँ, वहां पर हमें रेगुलेटर की जरूरत है ताकि वो ये प्रमोट कर सके। जो मेरी वहां थेरी है वो ये है कि हमें अब मूव अवे करना चाहिए फ्रॉम वन रेट ऑफ वेल हेड और 2 रेट्स ऑफ वेल हेड, वन फॉर नॉर्मल, वन फॉर टाइट गैस, टू इंडिविजुअल वेल वाइज एंड फील्ड वाइज रेट्स। और आप उसको कैप कर दीजिए एट द सेम रेट एज एलएनजी। तो आज एलएनजी आप $11 पे मंगाते हैं, आप गैस जो है वो $3 से ऊपर देने को तैयार नहीं। तो 3 और उसके दरमियान जो मुझे हायर सिक्योरिटी लेनी पड़ती है और जो मुझे डीपर जाना पड़ता है, उसकी मुझे आप उसकी हर एक की एनालिसिस करके कॉस्ट प्लस के हिसाब से मुझे रिटर्न दे दीजिए, 15% रुपी दे दीजिए, लेकिन मुझे अलाउ कर दीजिए कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं। आज जो एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रही वो इस वजह से नहीं हो पा रही बिकॉज आपका रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सपर्टीज नहीं है, और वो वहां पर हर्ट हो रहा है। जी, पॉलिसी और कलेक्शन एजेंसी में सेपरेट करना चाहिए। इस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसको एज अ रेगुलेटर सेपरेट करना चाहिए फॉर द एयरलाइंस, और उसको सर्विस प्रोवाइडर अलहदा करना चाहिए। और यहां जब तक हम ये चीजें नहीं, प्राइवेटाइजेशन कर लीजिए या पब्लिक सेक्टर में चरण कर लीजिए, एफिशिएंसीज विल स्टिल बी देयर, इनएफिशिएंसी विल स्टिल बी देयर। गुड न्यूज इज द सॉवरन वेल्थ फंड बन गया, उसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है वो निकाल दी हैं। माई होप एंड विश इज कि उसका कॉर्पोरेट का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर अगर रोबस्ट बन जाता है उजैर, तो फिर हमारी जो वो एंटिटीज हैं, 7-8 एंटिटीज वहां क्रिटिकल पार्क हुई हुई हैं, दे विल बी एबल टू परफॉर्म एज अ कमर्शियल एंटिटीज अगेन। होप एंड विश कि वहां गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग आ जाए, और अगर रेगुलेटर भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। आखिरी बात यह है कि जो हमारे सूबे हैं उनकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन इन टैक्स है वो 10% है, इन एज अपोज टू इंडिया वेयर इट इज 35%। सो जो डेवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है ना, वो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल वो करना बहुत जरूरी है। और वो चाइना ने बहुत सक्सेसफुली किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए, वहीं वो टैक्स कलेक्ट भी करते हैं और वहीं यूज भी करते हैं। अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो गई है, ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो गई है, कलेक्शन बेहतर हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू टू एड्रेस आवर फिस्कल प्रॉब्लम्स रियली। Sorry No, for the long this answer. was a Something which great I'm very framework. passionate about. Sorry. नहीं, this was a great framework because I'm glad you laid all of that out, and I think इसमें the core point जो I think I keep repeating with people, right, is के solutions are about optimizing the economy. काजिम ने भी एग्रीकल्चर साइड पे यही लास्ट वीक बात की थी कि काफ़ी सारी एग सेक्टर में चीज़ें हैं जहां हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी मईशत को, और एग्री सेक्टर साइड पे, और अगर उसे करने लग जाएं तो जो रिटर्न है इट क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल, राइट, ऑप्टिमाइजेशन से, रेगुलेटर की इम्प्रूवमेंट से, एसेट्रा एसेट्रा। एंड यू लेड इट आउट ऑन अ डिफरेंट सेक्टर्स जहां यही चीज हो सकती है। तो आई होप के पीपल आर लिसनिंग टू यू, पीपल आर पेइंग अटेंशन टू द रोड मैप, एंड फाइनली एटलीस्ट जो है कॉन्वर्जेशन एटलीस्ट हो रही है पाकिस्तान में कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करना शुरू करो। इतने मुश्किल
मसाइल नहीं है पाकिस्तान की मईशत के, राइट? आई रिमेम्बर मैं जब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था बिल्कुल नहीं। बॉस्टन में, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो हमारे प्रोफेसर्स भी सोचते थे और हमसे बात करते थे कि यार दिस वी डोंट नो द गुड सॉल्यूशंस टू दिस, राइट? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्राइसिस है जिसके बारे में कोई प्लेबुक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनकी प्लेबुक भी मौजूद है, इसका एग्जीक्यूशन भी मौजूद है, इसका एग्जाम्पल्स भी दुनिया में मौजूद हैं कि किस तरह ममालिक ने ये मसाइल सॉल्व किए हैं। तो इट्स नॉट it's a difficult time for the country, but it's not a unsolvable economic challenge, as I would यस। put it at the end. Before I let you go, जफर साहब, I know पीछे आपकी किताबें भी पढ़ी हैं, मैं हर गेस्ट से सवाल करता हूँ, 2-3 रीडिंग recommendations if you can leave the audience with that. ये तो ये तो जहर पीछे रखी हुई है, बिकॉज मुझे पता था आप ये सवाल पूछेंगे। ये यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है, ये मेरे पूरे कमरे में जो ना किताबें किताबें यहाँ, और ये मैं लाहौर में बैठा हूँ अपने घर में। मेरे कराची घर में लहदा किताबें रखी हुई हैं। इस वक्त जो है ना, मेरी एक बड़ी आदत खराब है, तो इस वक्त तकरीबन कोई 20 किताबें ऐसी हैं जो मेरे बिस्तर के आसपास रखी हुई हैं। अभी कल लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, इसमें ये खत्म करूँ, कोशिश करूंगा उसमें से कुछ किताबें जो है वो निकाल दूं। मैं आजकल जो किताब पढ़ रहा हूँ उसमें अभी मैंने आज सुबह ही शुरू की है इनफैक्ट। ये रवि सुब्रमण्यम की है, इफ गॉड वाज अ बैंकर। तो मैंने कहा जरा पढ़े तो सही, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या है, तो इट्स अ नॉवल, इट्स एन इंटरेस्टिंग नॉवल। आई हैव जस्ट स्टार्टेड रीडिंग इट एंड इट सीम्स लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट्स अ लाइट रीड, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हुए नहीं है। मैंने एक्चुअली शुरू की थी अभी gambling on development, so I'm really enjoying that very much. So this is also something which I like very much, and lots of my ideas happen to be in agreement with his. Interestingly, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट 2-3 किताबें हैं वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक तो मैं पिकेटी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अगर आपने मेरे आर्टिकल्स पढ़े तो इनवेरिएबली मैं कहीं ना कहीं मैं पिकेटी को जरूर कोट करता रहता हूँ। तो दिस इज द वन विच आई रिसेंटली फिनिश्ड। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज कैपिटल का भी। अच्छा, वो कैपिटल पे इंटरेस्टिंगली इनफ वो मेरे वो सामने ही रखी हुई है। वो दोनों कैपिटल रखी हुई है, एक तरफ जो है वो द कैपिटल है, एक तरफ कैपिटल है, और एक तरफ जो कैपिटल का कार्ल मार्क्स का कैपिटल मार्क का जो उर्दू तर्जुमा है ना, सैयद मोहम्मद तकी ने किया था, तो वो भी रखा हुआ है It सामने। is very rare, sir, सो for सो a कैपिटल इज banker आल्सो बिग फैन। to aspire to be a socialist. ये बड़ी interesting जो है क्रॉस का जो है कोलैबोरेशन चल रही है कि a अरे banker is ये तो बड़ा becoming a प्रॉपर, ये देखें socialist. ना, आप उसका नाम देखें। थे कि बैंक सोशलिस्ट होना जो है जरा थोड़ा मुश्किल है, बट वो डॉन ने भी उस दिन बाय द वे लिखा है मेरे बारे में। मैंने हबीब यूनिवर्सिटी में टॉक की थी, तो उन्होंने भी ये एग्जैक्टली बात लिखी थी कि दिस वेरी अनयूजुअल, दिस इज एन ऑड मैन ऑन द चुनरीगढ़ रोड। Then this another book, Aaron Myers, The Culture Map. I find this to be a really fascinating read. This helps you understand on how different cultures work, and that creates a lot of tolerance between you interacting with people and appreciating. So मेरी एक पूरी theory है उस है, वो है मैनेजमेंट बाय एम्पैथी। ये उस पे बहुत अच्छी तरह फिट आता है। एंड लास्टली मेरी एक बहुत पसंदीदा किताब है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी, आई फाउंड दैट टू बी वेरी रिवीलिंग। वो है इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड बाय रॉबर्ट रूबन। सो व्हेन ही वाज द ट्रेजरी सेक्रेटरी, उसने उसकी पूरी रुदात लिखी है उसके अंदर कि क्या हुआ था 1998 में, और किस तरह उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की थी इन ईस्ट ईस्ट एशिया में फॉर वो करेंसी क्राइसिस के बाद किस तरह उन्होंने आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को यूज किया था फॉर देयर पॉलिटिकल एंड्स। सो ये थोड़ी सी किताबें मेरे जहन में आई थी कि मैं आपसे शेयर करूं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो, और जो मेरी 2-4 ऑल टाइम फेवरेट बुक्स हैं। Thank you for those recommendations, and I think I will definitely go through some of them over time as well. मैं इस वक्त जो है किताब पढ़ रहा हूँ वो शायद आप next time I see you I'll bring it for you as well. अभी प्लीज। रिलीज हुई है, it's called No Birds of Passage. एंड्रू ओके, ओसलिवन की किताब है जो कि उन्होंने लिखी है। इट्स फुल 200 साल की तारीख अबाउट गुजराती बिजनेस कम्युनिटीज, गुजराती मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटीज। तो इट फीचर्स हेविली ओह अबाउट द अच्छा। खोजा, बोरा एंड मेमन कम्युनिटीज एंड हाउ दे बिकेम डोमिनेंट। और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग जो आई थॉट ऑफ इट कि आपसे शेयर करूं वो ये था कि उसके अंदर पूरा एक
3-4 चैप्टर्स हैं जो कि नक्शा खींचते हैं ऑन द क्वेस्ट फॉर अ मुस्लिम बैंक इन इंडिया, इन कॉलोनियल राइट। इंडिया। और उसके अंदर किस तरह आगा खान की कोशिशें और मेमन कम्युनिटीज़ की कोशिशें, इंक्लूडिंग आदम जी एसेट्रा, कि वो कोशिश की गई, जिन्ना साहब की कोशिशें कि एक मुस्लिम बैंक होनी चाहिए, और फिर किस तरह हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो हैं वो फिर कराची शिफ्ट होती Came हैं into 1947 yes. में। तो इट्स अ वेरी, आई Wow. एम ऑलमोस्ट डन, बट इट्स अ वेरी गुड रीड ऑन द अरे क्या नाम nuances. है पूरा? नो बर्ड्स ऑफ No birds of passage. पैसेज। ओके। ये कल आज ऑर्डर हो रही थी। मैं जी। वो नहीं, वो जो प्लीज पार्डन मी, मैं उसको शायद गलत प्रोनाउंस करूंगा, बट मुझे बिल्कुल मेरी उसके ऊपर फिट आता है वो। वो जो जापानीज सेइंग नहीं है वो, तो सांदो, I'm not familiar the with one, okay, this is the person who has the habit of collecting wools and not reading them. it. It's actually a full phenomena. So I have to admit in your program today that I am that Japanese man who had extremely fond of तो ये किताब तो आ रही है। अब मुझे जैसे टाइम मिलता है पढ़ने का तो मैं जरूर पढ़ लूंगा। चलें बट अभी ये लंबी लाइन लगी हुई किताबों की जो तो मैंने वो खत्म करनी। किताब आ रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जो ऑथर है एंड्रू ओसलिवन, वो किसी तरह पॉडकास्ट पे आए, तो आई हैव एक्सचेंज सम ईमेल्स, आई एम ट्राइंग टू डू ब्रिलियंट। अ बुक रिव्यू विद हिम, कि वो अपनी थॉट शेयर करें कि हाउ डिड ही इवन स्टम्बल इनटू दिस टॉपिक, राइट? इट्स अ वेरी ब्रिलियंट। अनयूजुअल टॉपिक फॉर एन एकेडमिक टू स्टम्बल इनटू। तो दैट वाज माय यस। रिकमेंडेशन टू यू फॉर दिस वन। एक उधर और मैं रेकमेंड करना चाहूंगा किताब फॉर योर, वेल एक ऑथर रेकमेंड करना चाहूंगा। जो ये द कल्चर मैप, द कल्चर मैप करो, द न्यू मैप एंड प्राइज बाय डैनियल यर्गिन की। जर्गन्स। अगेन माय फेवरेट। अच्छा, मैं किताब जो है ना, आई हैव टू एडमिट, मैं पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़ता, अंटिल वो इस साइज की हो तो ठीक है, मैं कवर टू कवर, ये मेरी बर्थडे पे बाय द वे मुझे अभी किसी ने गिफ्ट की। तो मैं वो पढ़ता नहीं हूँ। अब वो सिलेक्टिवली ऑब्वियसली तो चैप्टर उठा के आदमी पढ़ लेता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज यू कांट। उसकी जो दोनों किताबें हैं, वो न्यू मैप और प्राइज, वो दोनों मैंने कवर टू कवर पढ़ी है, और उस पर नोट्स बने हुए हैं मेरे, बाकायदा नोट्स बने हुए हैं। एंड आई हैव टू रीड देम अगेन। मैंने प्राइस निकाल के दोबारा रखी है कि मुझे दोबारा पढ़नी है। पिकेटी की बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, कैपिटल, वो भी किताबों को जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बिस्तर के साथ जो किताबें सारी रखी हुई हैं, उसमें वो भी दोनों रखी हुई हैं, which I have to read it again. So Daniel Ergens, these two books I would strongly recommend people to please delve into. They are really great history की किताबें, and economic history. I couldn't agree more. And with that, Zafar Saab, thank you. आपने आज वक्त निकाला. Always a pleasure talking to you, and I'm glad we could do this long conversation, long overdue conversation. So Thank you very much. please stay in touch, and we'll look forward to hoping कि जो Absolutely. recommendations हैं implement हो, and then we'll get your take on how things move forward in Pakistan. Until then, Khuda Hafiz. Look forward to it. Thank you very much. Khuda Hafiz.